नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद आशुतोष कुमार में। आज हम लेकर आए हैं एनसीईआरटी के टॉप 30 क्वेश्चंस का पिटारा, और इस पिटारे में हम लोग एनसीईआरटी के उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो बार बार रिपीट भी होते हैं। इस वीडियो में हम लोग जितने भी क्वेश्चंस की बात करेंगे वो सारे पॉइंट्स हमने एनसीईआरटी के वीडियोज़ में कवर कराए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस वीडियो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें, तथा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो का पहले क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अल बेरूनी जिस देश से आया था उसका नाम है। अल बेरूनी जिस देश से आया था उसका नाम है। तो अल बेरूनी कहाँ से आया था? ऑप्शन में हम लोग देखेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है कि बांग्लादेश से, ऑप्शन बी कह रहा है कि उज्बेकिस्तान से, ऑप्शन सी कह रहा है कि ओमान से आया था, ऑप्शन डी कह रहा है कि अफगानिस्तान से। तो कहाँ से आया था हम लोग देखेंगे। तो अल बेरूनी जो है वो आया था उज्बेकिस्तान से। कहाँ से आया था? उज्बेकिस्तान से। अल बेरूनी उज्बेकिस्तान से आया था, और ये जो है 1973 में अल बेरूनी जो है इसके 1973 में इसके जन्म के 1000 साल पूरे हुए थे। तो इसका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उज्बेकिस्तान सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कांसा जो ब्रांज के नाम से जाना जाता है के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया जाता था, सही कथन चुनिए। उसके बारे में सही कथन का चयन करना है हमको। ऑप्शन ए कह रहा है कि कांसा जो है वो तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है। ऑप्शन बी कह रहा है कि कांसा जो है वो तांबा और टिन की मिश्र धातु है। ऑप्शन सी कह रहा है कि कांसा जो है वो तांबा और प्लेटिनम की मिश्र धातु है। ऑप्शन डी कह रहा है कि कांसा एक तत्व है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हम लोग देखेंगे। तो आप इसका जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? ऑप्शन बी कह रहा है कि कांसा जो है कॉपर और टिन का मिश्र धातु है। जो कांसा है वो कॉपर और टिन की मिश्र धातु है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों का उपयोग करने से मृदा पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ऑप्शन में देखेंगे हम लोग। ऑप्शन ए कह रहा है कि मृदा जो है वो बंजर हो जाती है। ऑप्शन बी कह रहा है कि किसी विशेष प्रकार के लिए, किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है। जो मृदा है वो किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है। ऑप्शन सी कह रहा है कि सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है। ऑप्शन डी कह रहा है कि उर्वर मतलब उपजाऊ बन जाती है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा हम लोग देखेंगे। तो इसका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि ऑप्शन ए कह रहा है कि बंजर हो जाती है मृदा। एक ही फसल को बार बार उगाने और बहुत से रसायनों का उपयोग करने से जो मृदा है वो बंजर हो जाती है, मतलब उपजाऊ नहीं रह जाती है। तो इसका ऑप्शन जो है वो ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसके आगे देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सांपों के संदर्भ में सही कथन को चुनिए। जो सांप हैं उनके संदर्भ में हमको सही कथन का चयन करना है। पॉइंट ए कह रहा है कि हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। तो क्या ये सही है? तो ये सही हो जाएगा। हमारे देश में जो है वो 4 तरह के जहरीले सर्प पाए जाते हैं। बी पॉइंट कह रहा है कि नाग जो कोबरा के नाम से जाना जाता है जहरीले सांपों का एक प्रकार है। ये भी सही हो जाएगा। जो नाग है वो जहरीले सांपों का एक प्रकार है। सी पॉइंट कह रहा है कि किसी सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उनके शरीर में चला जाता है। जो सांप है उसके 4 खोखले दांत होते हैं, और जब ये किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उनके शरीर में चला जाता है। तो ये सही हो जाएगा क्या? तो इसमें जो होता है सांप के 4 खोखले नहीं बल्कि 2 खोखले दांत होते हैं, जो जिनके जो है जिनसे जहर मनुष्य के शरीर में पहुंच जाता है। तो ये इसका जो है सी पॉइंट गलत हो जाएगा। इसके आगे देखेंगे हम लोग डी पॉइंट कह रहा है कि सांप के कांटे की जो दवाई है वो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो ये भी सही हो जाएगा। सांप जो काटता है उसकी दवाई जो है उसके सीरम से ही, जहर जो है उससे ही बनाई जाती है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है कि बी, सी व डी सही हो जाएंगे। ऑप्शन बी कह रहा है कि सी, डी व ए सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी कह रहा है कि बी, ए व सी सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी कह रहा है कि ए, बी व डी। तो कौन सा सही है? ए, बी व डी सही है। सी गलत हो जाएगा। ए, बी व डी सही है। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी सही है। तो इसका जो है ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनिए। पेट्रोलियम का कौन सा सही अभिलक्षण है उसको हमको चयन करना है। ऑप्शन ए कह रहा है कि बदबूदार, पतला और पीला द्रव्य होता है। पेट्रोलियम जो है वो बदबूदार, पतला और पीला द्रव्य होता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि अच्छी गंध का पतला नीला रंगीन द्रव होता है। ऑप्शन सी कह रहा है कि बिना गंध का गाढ़ा तथा गहरे रंग का तरल होता है। ऑप्शन डी कह रहा है कि बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हम लोग देखेंगे। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि बदबूदार गाढ़ा और गहरे रंग का तेल होता है। पेट्रोलियम जो है वो बदबूदार गाढ़ा और गहरे रंग का तेल होता है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसके आगे देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। कौन सा जो समूह है वो मच्छरों से फैलता है उसका हम लोग चयन करेंगे। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि मलेरिया और चिकनगुनिया। ऑप्शन बी कह रहा है कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। ऑप्शन सी कह रहा है कि मलेरिया, हैजा और मियादी बुखार। ऑप्शन डी कह रहा है कि मलेरिया, डेंगू और हैजा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हम लोग देखेंगे। तो मच्छरों से जो रोग फैलता है वो है डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। कौन कौन से? डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। तो ये ऑप्शन बी में दिया है, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसके आगे देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मधुबनी चित्रों के बारे में चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। कैसे रंग होते हैं वो हम लोग देखेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है कि अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट होते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है कि सोने चांदी को घोल कर बनाए गए पेंट होते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है कि पिसे हुए चावल के रंगीन घोल होते हैं। ऑप्शन डी कह रहा है कि विशेष प्रकार से बने पोस्टर रंग होते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हम लोग चयन करेंगे उसका। तो इसका जो है वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन सी में क्या लिखा है कि पिसे हुए चावल के रंगीन घोल का प्रयोग करते हैं। जो मधुबनी चित्रकला है उसमें पिसे हुए चावल के रंगीन घोल का प्रयोग करते हैं। इसमें पशु पक्षी, जानवर इत्यादि के, मनुष्य इत्यादि के जो है चित्र मिलते हैं। और मधुबनी चित्रकला जो है बिहार के मधुबनी जो है जिले से प्रसिद्ध है, मतलब बनाई जाती है वहाँ बिहार के मधुबनी में, मधुबनी जिले में बनाई जाती है। और ये पिसे हुए चावल के रंगीन घोल से बनाई जाती है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसके आगे देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पश्मीना शाल लगभग डैश डैश साधारण स्वेटरों के बराबर होती है। मतलब कितने साधारण स्वेटर के बराबर होती है, तथा एक साधारण पश्मीना शाल को बुनने में कितने घंटों का समय लगता है। डैश घंटों का समय लगता है। तो कितने घंटों का समय लगता है इसके बारे में हम लोग बताएंगे। ऑप्शन ए कह रहा है कि 6 साधारण स्वेटरों और 250 घंटों का समय लगता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि 6 और 200 मतलब 6 साधारण स्वेटर और 200 घंटे का समय लगता है। ऑप्शन सी कह रहा है कि 10 साधारण स्वेटर और 250 घंटे का समय लगता है। ऑप्शन डी कह रहा है कि 10 साधारण स्वेटर और 200 घंटों का समय लगता है। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि 6 साधारण स्वेटरों के बराबर होती है। एक पश्मीना शाल जो है वो 6 साधारण स्वेटरों के जो है बराबर गर्म होती है। और इसको जो बुनने में, एक पश्मीना शाल को बुनने में जो है वो 250 घंटे का समय लगता है। और ये जो पश्मीना शाल है पश्मीना बकरी के बालों से बनाई जाती है। और इसके जो बाल होते हैं वो बहुत ही पतले होते हैं। एक मनुष्य का जो एक बाल होता है वो पश्मीना के 6 बालों के लगभग बराबर होता है। और ये जो पश्मीना शाल जो है वो बहुत ही गर्म होती है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसके आगे हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नेपेंथीज एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे कीटों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। नेपेंथीज जो है इसे कीट भक्षी पौधा भी कहते हैं और इसे पिचर प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। जो पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। हमारे देश में यह कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन में देखेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है कि मेघालय में। ऑप्शन बी कह रहा है कि असम में। ऑप्शन सी कह रहा है कि उड़ीसा में। ऑप्शन डी कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में। तो कहाँ पाया जाता है जानेंगे हम लोग।
तो जो इसका ऑप्शन है वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि मेघालय में जो नेफेंथीज है वो भारत में मेघालय में पाया जाता है, और ये जो है कीड़े मकोड़े, मेढकों तथा चूहों इत्यादि को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है, इसीलिए इसे कीट भक्षी पौधे के नाम से भी जाना जाता है, और पिचर प्लांट भी इसे कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसके आगे देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। ऑप्शन में जो दिए हैं उनमें से कौन सा सबसे अलग है, सबसे भिन्न है, उसका हम लोग चयन करेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है कि पैराफिन मोम, ऑप्शन बी कह रहा है कि ग्रीस, ऑप्शन सी कह रहा है कि कोयला, ऑप्शन डी कह रहा है कि पेट्रोल। तो इसमें से कौन सबसे भिन्न है उसका चयन करना है हम लोगों को। तो इसमें सबसे भिन्न जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि कोयला जो है वो सबसे भिन्न हो जाएगा। कैसे भिन्न हो जाएगा? तो पैराफिन मोम और ग्रीस तथा पेट्रोल जो है ये पेट्रोलियम से मतलब प्राप्त किए जाते हैं, तथा कोयला जो है वो खदानों से निकाला जाता है। तो ये जो कोयला है वो इससे अलग हो जाएगा, इन तीनों से, पैराफिन मोम ग्रीस और पेट्रोल से अलग हो जाएगा। पैराफिन मोम ग्रीस और पेट्रोल जो है ये पेट्रोलियम से प्राप्त किए जाते हैं, पेट्रोलियम से निकाले जाते हैं, जबकि कोयला जो है ये खदानों से प्राप्त किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी सही है। इसके आगे हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है वो हमको बताना है। ऑप्शन में दिए गए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि अप्रैल से जून, ऑप्शन बी कह रहा है कि जुलाई से सितंबर, ऑप्शन बी कह रहा है कि जुलाई से सितंबर, ऑप्शन सी कह रहा है कि अक्टूबर से दिसंबर, ऑप्शन डी कह रहा है कि जनवरी से मार्च। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जो मधुमक्खी पालन है वो कब किया जाता है इसका चयन करना है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? अक्टूबर से दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर जो है इसमें जो है मधुमक्खी पालन सबसे अधिक किया जाता है, और इसमें जो है मधुमक्खियाँ अंडे देती हैं इसी सीजन में, इसी टाइम में जो मक्खियाँ जो है वो अंडे देती हैं तथा शहद भी एकत्रित करती हैं, इसीलिए मधुमक्खी पालन जो है वो ज़्यादातर अक्टूबर से दिसंबर के महीनों में ही किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी सही है। इसके आगे हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट एक भाग है, किसका भाग है माउंट एवरेस्ट? तो माउंट एवरेस्ट किसका भाग है हम लोग ऑप्शन में देखेंगे। माउंट एवरेस्ट जो है वो ऑप्शन में दिया है कि ऑप्शन ए कह रहा है कि म्यांमार का, ऑप्शन बी कह रहा है कि भारत का, ऑप्शन सी कह रहा है कि तिब्बत का, ऑप्शन डी कह रहा है कि नेपाल का। तो किसका भाग है ये जानेंगे हम लोग। तो माउंट एवरेस्ट है जो है वो है नेपाल का भाग। नेपाल का भाग जो है वो माउंट एवरेस्ट है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रात में जागने वाले जो जानवर हैं वो हर चीज़ को किस रंग में देखते हैं, कैसे देखते हैं, जानेंगे हम लोग। रात में जो जानवर जागते हैं मतलब रात्रिचर जो होते हैं वो किसी भी जो हर चीज़ को कैसे देखते हैं, किस रंग में देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है केवल लाल रंग में देख सकते हैं, ऑप्शन बी कह रहा है कि हर रंग में देख सकते हैं, ऑप्शन सी कह रहा है कि केवल काले और सफ़ेद रंग में ही देख सकते हैं, ऑप्शन डी कह रहा है कि केवल हरे रंग में ही देख सकते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा उसका हम लोग चयन करेंगे। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। केवल काले और सफ़ेद रंग में ही देख सकते हैं। जो रात्रिचर होते हैं, रात में जागने वाले जानवर होते हैं, वो जो है हर चीज़ को काले और सफ़ेद रंग में ही देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी सही है। इसके आगे बात करेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए। जो हाथी हैं उनके झुंड के बारे में सही कथनों का चयन करना है हम लोग। कथन ये देखेंगे। कथन ये कह रहा है कि हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ व 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। हाथियों का जो झुंड होता है उनमें केवल हथनियाँ और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है कि हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। सी कह रहा है कि झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। डी कह रहा है कि एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। तो इसमें से कौन कौन से कथन सही हैं?
तो इसका कथन ए सही है। कथन ए जो है वो सही है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और 14 से 15 बच्चे ही रहते हैं। बी है। बी के बारे में हम लोग देखें, हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। ये गलत हो जाएगा। एक ही परिवार के सदस्य नहीं होते हैं, किसी भी परिवार के सदस्य हो सकते हैं और इसमें 14 से 15 बच्चे होते हैं और हथनियां होती हैं। सी पॉइंट कह रहा है कि झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है, तो ये सी सही हो जाएगा। जो झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वो झुंड की नेता होती है। डी पॉइंट कह रहा है कि एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है, तो ये कितने भी नहीं, 14 से 15 बच्चे ही होते हैं इसमें, तो ये भी जो है गलत हो जाएगा। तो इसका ए और सी जो है वो सही है। ए और सी कथन सही है। ऑप्शन में देखेंगे हम लोग, ऑप्शन ए कह रहा है कि सी और डी, ऑप्शन बी कह रहा है कि ए और बी, ऑप्शन सी कह रहा है कि ए और सी, ऑप्शन डी कह रहा है कि बी और डी। तो ए और सी ऑप्शन में दिए हैं। ऑप्शन सी जो है उसमें दिए हैं कि ए और सी, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसके आगे देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंखुड़ियों के अंदर फूलों के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? जो फूल होते हैं, पंखुड़ियों के अंदर जो फूलों के बीच कुछ पतली जो पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग देखेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है कि वर्तिकाग्र, ऑप्शन बी कह रहा है कि परागकोश, ऑप्शन सी कह रहा है कि पराग, ऑप्शन डी कह रहा है कि मूलांकुर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हम लोग जानेंगे। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि ऑप्शन सी कह रहा है कि पराग जो है इसके अंदर पाए जाते हैं, जो पाउडर जैसी संरचनाएं होती हैं वो पराग की होती हैं। पराग कण भी कहते हैं इनको, पराग, पॉलन ग्रेन। और जो पराग कोश होता है, पराग कोश में पराग एकत्रित रहते हैं। और वर्तिकाग्र पर जो है ये गिरते हैं। तो इसका जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसके आगे हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि? पक्षी जो हैं वो अपनी गर्दन को बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका क्या कारण है हम लोग देखेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है कि उनके कान पंखों से ढके होते हैं, उनके जो कान होते हैं उनके कान पंखों से ढके होते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है कि उड़ सकते हैं इसलिए हिलाते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है। ऑप्शन डी कह रहा है पक्षियों की आंखें छोटी होती हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हम लोग जानेंगे। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पक्षियों की आंखों की पुतली है वो घूम नहीं सकती हैं, इसीलिए जो है ये अपनी गर्दन को बहुत अधिक हिलाते हैं, बहुत अधिक हिलाते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसके आगे हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है। निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से कहता है, कोई रोगी है उससे डॉक्टर कहता है कि उसके खून में जो है वो हीमोग्लोबिन की कमी है। तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? उस रोगी को हीमोग्लोबिन, उसमें जो है खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, और हीमोग्लोबिन की कमी जो है वो आयरन की कमी से होती है। और आयरन को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या जो है डॉक्टर ने बताया। ऑप्शन में देखेंगे हम लोग। ऑप्शन ए कह रहा है कि आंवला, हरे पत्तेदार सब्जियां तथा गुड़। ऑप्शन बी कह रहा है कि चावल, चीनी और आंवला। ऑप्शन सी कह रहा है कि हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं और संतरा। ऑप्शन डी कह रहा है कि गुड़, नींबू और मटर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा। आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़। आंवले में जो है सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है, तथा हरी पत्तियों में भी आयरन होता है, और गुड़ में भी जो है आयरन पाया जाता है। तो डॉक्टर ने आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़ जो है रोगी को लेने के लिए कहा, जिससे जो है आयरन की कमी पूरी हो जाएगी और हीमोग्लोबिन की कमी भी नहीं होगी। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसके आगे हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। सत्य कथन का चयन करना है। कौन कौन से जो है कथन सत्य हैं। कथन ये कह रहा है कि हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। बी पॉइंट कह रहा है कि अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं।
सी पॉइंट कह रहा है कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। डी पॉइंट कह रहा है कि अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्तियां खाते हैं। अधिकांश जो बड़े हाथी होते हैं वो एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्तियां और झाड़ियां खा लेते हैं या खा सकते हैं। तो उसमें कौन कौन से जो है पॉइंट सही हो जाएंगे। पॉइंट ए, हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इनके शरीर को ठंडक मिलती है, तो ये सही हो जाएगा, ए पॉइंट सही हो जाएगा। बी पॉइंट कह रहा है कि अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना व सोना पसंद करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। 10 घंटे नहीं, ये 3 से 4 घंटे सोते हैं। सी पॉइंट कह रहा है कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है, तो ये भी सही हो जाएगा। जो 3 महीने का हाथी का बच्चा होता है उसका जो वजन होता है वो लगभग 200 किलोग्राम ही होता है। डी पॉइंट कह रहा है कि अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्तियां व झाड़ियां खा सकते हैं, तो ये भी सही हो सकता है, सही हो जाएगा कि जो अधिकांश जो बड़े हाथी होते हैं वो एक दिन में 100 किलोग्राम पत्तियां या झाड़ियां ही खा सकते हैं। तो इसका ए, सी और डी सही हो जाएगा। ऑप्शन में हम लोग देखेंगे, ऑप्शन ए कह रहा है कि केवल बी और डी सही हैं। बी ऑप्शन कह रहा है कि केवल ए और डी सही हैं। ऑप्शन सी कह रहा है कि ए, सी और डी सही हैं। ऑप्शन डी कह रहा है कि केवल ए और बी सही हैं। तो बी तो गलत है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए, सी और डी। ए, सी और डी सही हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसके आगे हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन का चयन करना है। मधुबनी जो चित्रकला है, जो बिहार के मधुबनी राज्य में बनाई जाती है, उसके बारे में हमको सही कथन का चयन करना है। कथन ये कह रहा है कि इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है, तो ए जो है वो सही हो जाएगा। इसके जो चित्र हैं इनको बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। बी पॉइंट कह रहा है कि इन चित्रों में इंसान, जानवर, फूल, पेड़, पक्षी, मछलियां आदि जो है दिखाए जाते हैं। जो ये चित्र होते हैं इनमें इंसान, जानवर, फूल, पेड़, पक्षी, मछलियां आदि के चित्र है वो मिलते हैं, तो ये भी इसका बी पॉइंट भी सही हो जाएगा। सी पॉइंट कह रहा है कि यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान से पड़ा, तो ये भी सही हो जाएगा। डी पॉइंट कह रहा है कि मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है, तो मधुबनी जो है वो राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है, ये सही गलत हो जाएगा। तो ये मधुबनी राजस्थान का नहीं, ये बिहार का है। कहाँ का है? बिहार का। तो इसका जो है वो ए, बी और सी, ये जो है कथन सही हो जाएंगे, ए, बी और सी। ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ऑप्शन ए कह रहा है कि ए, सी और डी। ऑप्शन बी कह रहा है कि ए, बी और डी। ऑप्शन सी कह रहा है कि बी, सी और डी। ऑप्शन डी कह रहा है कि ए, बी और सी। तो कौन से सही हो जाएंगे? ए, बी और सी सही हो जाएंगे। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी सही है। इसके आगे देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है या पक्षी हो सकता है। कोई पक्षी है जो पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, या कौन सा पक्षी हो सकता है? ऑप्शन में हम लोग देखेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है कि शकरखोरा। ऑप्शन बी कह रहा है कि कलचिड़ी। ऑप्शन सी कह रहा है कि कौवा। ऑप्शन डी कह रहा है कि फाख्ता। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौवा जो है वो पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, और इसके घोंसले में जो है लकड़ी के साथ साथ लोहे के तार भी मिलते हैं। जो कौवा है इसके घोंसले में लकड़ी के साथ साथ लोहे के तार भी मिलते हैं, और यह जो है पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी सही है। इसके आगे हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है, और इसे भी पोचमपल्ली भी कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? जो पोचमपल्ली गांव है वो किसका भाग है? ऑप्शन में देखेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है कि केरल का। ऑप्शन बी कह रहा है कर्नाटक का। ऑप्शन सी कह रहा है कि आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन डी कह रहा है कि तमिलनाडु का। तो किसका भाग है? जो पोचमपल्ली है वो किसका भाग है? पोचमपल्ली जो है वो आंध्र प्रदेश। तो जिसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। जो प्रेजेंट टाइम में मतलब मौजूदा में तेलंगाना में है। जो प्रेजेंट टाइम में तेलंगाना, जो पोचमपल्ली है वो तेलंगाना में पड़ता है। कहाँ पड़ता है?
तेलंगाना में। तो इसका जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट। इसके आगे हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेगिस्तानी योग के बारे में सही कथन चुनिए। रेगिस्तानी योग के बारे में सही कथन का चयन करना है। कथन ये कह रहा है कि यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, तो ये सही हो जाएगा। यह पेड़ जो है रेगिस्तानी ओक जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बी पॉइंट कह रहा है कि यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें जो हैं वो टहनियों से लटकती रहती हैं, तो ये गलत हो जाएगा, इसकी जड़ें टहनियों से नहीं लटकती हैं। सी पॉइंट कह रहा है कि इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाएं। इसकी जड़ें जो है उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाएं, तो ये सही हो जाएगा। इसका जो सी पॉइंट है ये भी सही हो जाएगा। डी पॉइंट कह रहा है कि इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं, तो इसका ये भी पॉइंट सही हो जाएगा। जो रेगिस्तानी ओक है, रेगिस्तान में जब पानी की कमी हो जाती है तो इसकी जड़ों में जो है तने में पानी इकट्ठा रहता है और इस पानी को जो है स्थानीय लोग प्रयोग करते हैं, पतले पाइप को डालकर इसको जो है निकाल लेते हैं जिससे पानी की आपूर्ति होती है। तो इसका जो है ए, सी और डी, ए, सी और डी ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ऑप्शन ए कह रहा है कि ए, बी और डी, ऑप्शन बी कह रहा है कि ए, सी और डी, ऑप्शन सी कह रहा है कि बी, सी और डी, ऑप्शन डी कह रहा है कि ए, बी और सी। तो कौन कौन से सही हैं? तो इसका जो है ऑप्शन बी गलत है, बाकी सब सही हैं। तो बी गलत है, मतलब ए, सी और डी सही हो जाएंगे। ए, सी और डी ऑप्शन बी में दिए हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी सही है। इसके आगे देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मृत सागर क्या है। मृत सागर क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है कि ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि ऐसा सागर जो सभी महासागरों और सागरों से ज़्यादा नमकीन होता है, ज़्यादा नमकीन है। ऑप्शन सी कह रहा है कि ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटा बहुत तीव्र गति से आता है। ऑप्शन डी कह रहा है कि ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है। मृत सागर क्या है? ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि ऐसा सागर जो सभी महासागरों और सागरों से ज़्यादा नमकीन है। जो मृत सागर है वो बहुत ही नमकीन है। इसके जो 1 लीटर पानी में लगभग 300 ग्राम तक नमक पाया जाता है। इसका जो 1 लीटर पानी होता है उसमें लगभग 300 ग्राम नमक पाया जाता है और ये इसी कारण से इतना ज़्यादा नमक पाया जाता है, इसी कारण से इसका घनत्व जो है बहुत ज़्यादा होता है। मृत सागर का घनत्व जो है बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण कोई भी जीव जंतु इसमें जो है आसानी से तैरते रहते हैं। मृत सागर में कोई भी जीव जंतु आसानी से तैरते रहते हैं। तो इसका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसके आगे बात करेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा मुझे और मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। क्या कहा छात्र ने? छात्र ने कहा कि मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारे सांप खाने की इच्छा होती है हम पास के किसी होटल में जाकर लिंगहू फेन खाते हैं। लिंगहू फेन जो है वो सांप की एक प्रजाति है, लिंगहू फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ऑप्शन ए कह रहा है कि असम, ऑप्शन बी कह रहा है कि हांगकांग, ऑप्शन सी कह रहा है कि उड़ीसा, ऑप्शन डी कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हांगकांग, हांगकांग में जो है सांप खाए जाते हैं और यहाँ जो है लिंगहू फेन जो है ये सांप की एक प्रजाति है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। हांगकांग में लिंगहू फेन सांप की प्रजाति बहुत प्रसिद्ध है जो खाई जाती है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसके आगे देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन करिए। ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन करिए। कथन ये कह रहा है कि ब्रेल लिपि जो है ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदु, उभरे बिंदु बनाकर लिखा जाता है। आप बी पॉइंट कह रहा है कि यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित है। सी पॉइंट कह रहा है बिंदुओं की पंक्तियां किसी नुकीले औजारों से बनाई जाती हैं। डी पॉइंट कह रहा है कि इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जा सकता है। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट सही हैं? ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदु, उभरे बिंदु बनाकर लिखा जाता है, ये भी सही है, ऑप्शन ए पॉइंट सही है।
यह लिप 8 बिंदुओं पर आधारित है, ये गलत हो जाएगा। ये लिप जो है 8 बिंदुओं पर नहीं बल्कि जो है ये 6 बिंदुओं पर जो है ये आधारित है। तो आप बी पॉइंट गलत हो जाएगा। सी पॉइंट, बिंदुओं की पंक्तियां किसी नुकीले औजारों से बनाई जाती हैं, ये सही हो जाएगा। ये जो बिंदु हैं ये इसकी पंक्तियां जो है नुकीले औजारों से बनाई जाती हैं। डी पॉइंट, इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है, ये भी सही है। इसे जो है उभरे बिंदुओं को हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। तो इसका जो है ए, सी और डी सही हो जाएगा। ए, सी और डी। ऑप्शन में हम लोग देखेंगे, ऑप्शन ए कह रहा है कि ए, सी और डी, ऑप्शन बी कह रहा है कि ए, बी और डी, ऑप्शन सी कह रहा है कि बी, सी और डी, ऑप्शन ए कह रहा है कि ए, बी और सी। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। ए, सी और डी, ए, सी और डी सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और ब्रेल लिप के जो प्रतिपादक हैं वो लुई ब्रेल हैं। लुई ब्रेल ब्रेल लिप के प्रतिपादक हैं। और इनकी जो आंखें हैं वो 3 साल की उम्र में चली गई थी। ये पिता के नुकीले औजारों के साथ खेल रहे थे, जिससे जो है पिन जो है आंख में लग जाने के कारण इनकी जो है आंखें 3 साल की उम्र में ही चली गई थी, जिसके बाद उन्होंने ब्रेल लिप का प्रतिपादन किया, ब्रेल लिप की खोज की। इसके आगे हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। सही कथन का चयन करना है। कथन ये कह रहा है कि जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वो बच्चे देते हैं। बी पॉइंट कह रहा है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वो अंडे देते हैं। सी पॉइंट कह रहा है कि जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वो बच्चे देते हैं। डी पॉइंट कह रहा है कि जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वो अंडे देते हैं। तो इनमें कौन कौन से पॉइंट सही हो जाएंगे? तो इसका जो है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वो बच्चे देते हैं, ये सही हो जाएगा। बी ए, जो ए है वो सही हो जाएगा। और जो बच्चे देते हैं उनको जरायुज के नाम से जानता है, जरायुज कहा जाता है उनको। बी पॉइंट कह रहा है कि जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं, ये भी सही हो जाएगा। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वो अंडे देते हैं, और जो अंडे देते हैं उन्हें अंडज कहा जाता है। अंडे देने वालों को अंडज कहते हैं। तो उसका बी पॉइंट भी सही हो जाएगा। सी पॉइंट कह रहा है कि जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वो बच्चे देते हैं, तो ये गलत हो जाता है, वो बच्चे नहीं अंडे देते हैं। और डी पॉइंट कह रहा है कि जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वो अंडे देते हैं, तो वो अंडे नहीं बच्चे देते हैं। ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन ए कह रहा है कि केवल ए और सी सही हैं। ऑप्शन बी कह रहा है कि केवल बी और डी सही हैं। ऑप्शन सी कह रहा है कि केवल बी और सी सही हैं। ऑप्शन डी कह रहा है कि केवल ए और बी सही हैं। तो ए और बी सही हैं, तो इसका ऑप्शन जो है वो डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, केवल ए और बी सही हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी सही है। इसके आगे देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मधुमक्खी का पालन के विषय में सही कथन को चुनिए। मधुमक्खी जो पालन है उसके बारे में सही कथन को चुनना है। तो कथन ये कह रहा है कि मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च होता है। जो मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जो होता है वो जनवरी से मार्च तक होता है, तो ये गलत हो जाएगा। जनवरी से मार्च नहीं, जबकि ये अक्टूबर से दिसंबर होता है। मधुमक्खी पालन जो शुरू करने का सबसे अच्छा समय होता है वो अक्टूबर से दिसंबर होता है। बी पॉइंट कह रहा है कि लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, तो ये सही हो जाएगा। लीची के जो फूल हैं वो मधुमक्खियों को लुभाते हैं। सी पॉइंट कह रहा है कि मधुमक्खी पालने उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है, तो ये भी सही हो जाएगा। जो मधुमक्खी पालन है उनको उनसे शहद का उत्पादन का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। डी पॉइंट कह रहा है मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। जो मीठा घोल बनाया जाता है उसके लिए चीनी खरीदी जाती है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसका बी, सी और डी सही हो जाएंगे। ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ऑप्शन ए कह रहा है कि बी और सी सही हैं। ऑप्शन बी कह रहा है कि केवल ए और डी सही हैं। ऑप्शन सी कह रहा है कि बी, सी और डी सही हैं। ऑप्शन डी कह रहा है कि केवल ए और बी सही हैं। तो इसका जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? ऑप्शन सी कह रहा है कि बी, सी और डी सही हैं। तो बी, सी और डी सही हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी सही है।
इसके आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कांसा ब्रांज दो धातुओं का मिश्रण है। ये दो धातुएं हैं कांसा ब्रांज, कांसा को ब्रांज कहा जाता है, और ये जो दो धातुओं का मिश्रण है वो दो धातुएं कौन कौन सी हैं हम लोग को बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है कि तांबा और टिन, ऑप्शन बी कह रहा है कि तांबा और लोहा, ऑप्शन सी कह रहा है कि एल्युमिनियम और टिन, ऑप्शन डी कह रहा है कि तांबा और जस्ता। तो जो कांसा है वो किसका मिश्रण है? कांसा जो है वो तांबा और टिन का मिश्रण है, तांबा और टिन का मिश्रण है। तो इसका जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसके आगे देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुने अधिक दूरी तक देख सकते हैं। कुछ पक्षी हमारी मतलब मनुष्य की तुलना में 4 गुने अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी हैं, कौन कौन से पक्षी हैं? ऑप्शन में हम लोग देखेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है कि बाज, कबूतर और तोता, ऑप्शन बी कह रहा है कि चीलबाज और गिद्ध, ऑप्शन सी कह रहा है कि फाख्ता कौवा और मोर, ऑप्शन डी कह रहा है कि कौवा, चील और बुलबुल। तो कौन से पक्षी हैं जो मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं? तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चील, बाज और गिद्ध जो हैं वो मनुष्य की मतलब हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी सही है। अब हम बात करेंगे इस वीडियो के अंतिम और लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? कौन सा पक्षी ऐसा पक्षी है जो काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? तो इसका ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ऑप्शन ए कह रहा है कि उल्लू, ऑप्शन बी कह रहा है कि कौवा, ऑप्शन सी कह रहा है कि कोयल, ऑप्शन डी कह रहा है मैना। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा हम लोग जानेंगे। इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन ए में क्या दिया है? उल्लू। उल्लू जो है वो काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। ये उल्लू जो है वो 270 डिग्री तक जो है अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा देता है। कितना? 270 डिग्री तक। तो इसका ऑप्शन जो है वो ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।